हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे, यानी कि इंडियन रिवर की बात करेंगे। तो भारत की नदियों को हम लोग देखिए, भारत की नदियाँ सबसे पहले पढ़ना हमको जरूरी क्यों? क्योंकि भारत की नदियाँ जो है तो ऐसा नहीं कि भारत में एक दो नदियाँ बहती है जिसको हम तुरंत कवर कर लेंगे। पता है बहुत सारी नदियाँ हैं और जिसकी छोटी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। इसलिए हमको इसको पूरे कवर करने में 3-4 वीडियोस में लग सकते, 3-4 गो वीडियो इसको बनाना पड़ेगा। तो बात करेंगे भारत की नदियों के। भाई इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हो, या कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि उसका उद्गम स्थान कहाँ पर, या कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, या किस नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाता है, इसलिए हमको इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बात करेंगे भारत की नदियों को, तो हम भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है जो हिमालय की ओर से जो नदियाँ निकलती है, हिमालयन रिवर, और दूसरा है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो दक्षिण भारत में जो नदियाँ बोलती है, पेनिसुलर रिवर। तो एक है माउंटेन रिवर और दूसरा है पेनिसुलर रिवर, यानी कि एक हिमालय रिवर और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो लिख देते हैं, पहला कितना है, पहला कौन नदी है? हिमालय की नदियाँ। दूसरा बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो अब देखिए, अब इस दोनों को भी तो हम अभी कवर कर नहीं सकते, इसलिए हम नीचे वाला को मिटा देते हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। अब हिमालय की नदियों के भी हम अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। सुविधा के दृष्टिकोण से कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम इसमें जितना भी नदी है इसको हम एक ही बार में पढ़ सकते, इसलिए थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा। अब नदी पता है वैसे भी जाल की तरह बुना रहा था, इसलिए हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब क्या इसमें तंत्र काहे लगा दिए? सिंधु नदी था, सिर्फ सिंधु नदी रहने देते, तंत्र काहे लगा? क्योंकि हम अभी जो पढ़ेंगे तो सिर्फ हम सिंधु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंधु की जो भी छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं, सभी सहायक नदियों के जोड़ के हम इसको अध्ययन, इसलिए इसको हम नदी तंत्र बोलते हैं। अगर सिर्फ सिंधु का अध्ययन करते तो सिंधु नदी बोलते, लेकिन हम अभी इसको सिंधु की जितना भी सहायक नदियाँ हैं, छोटी हो या बड़ी हो, सभी को लेकर अध्ययन करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अभी हमको कौन पढ़ना है? सिंधु नदी तंत्र। देखिए, बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र का, तो सिंधु नदी जो है ये पता है किसका इलाका? चाइना का तिब्बत इलाका है। तिब्बत में मानसरोवर झील है। कौन सी झील? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के फुट हिल से, यानी कि नीचे से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसको हम शॉर्ट लिख देते हैं यहाँ पर, इसे पूरा लिख देते हैं सिंधु। ठीक, तो मानसरोवर के फुट हिल से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कहाँ पर? मानसरोवर झील कहाँ पर? तिब्बत में। और यहाँ से तिब्बत से होते हुए जो भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में कौन राज्य में पहले, कौन जगह पर पहले प्रवेश करती है? तो भारत में लद्दाख में प्रवेश। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में एक जगह है दमचौक, जिसको बोलते हैं क्या? सॉरी दमचौक। लद्दाख में एक जगह है जिसको बोलते हैं दमचौक, वहाँ पे सिंधु नदी प्रवेश करती है। और जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी का नाम है। ट्रांस हिमालय जब पढ़िएगा तब समझिएगा, जास्कर और लद्दाख 2 पर्वत श्रेणी है जिससे होके सिंधु नदी बहती है। जास्कर पर्वत श्रेणी है और एक लद्दाख पर्वत श्रेणी है। इस दोनों के बीचों बीच से, जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी दोनों के बीचों बीच से अपना सिंधु नदी गुजरती है। ठीक, और लद्दाख से प्रवेश करते हुए इस तरह से आती है और कहाँ चली जाती है? गिलगिट में आ जाती है। गिलगिट बलूचिस्तान समझ कहाँ है? ये पीओके वाला एरिया पता है, गिलगिट। तो ये जो है, देखिए ये एरिया देख रहे, ये एरिया, ये पीओके एरिया कहलाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कहाँ चली जाती है? गिलगिट में आती है और यहाँ पे आके काराकोरम रेंज के पास से जाते हुए आ जाती है। यहाँ पे नंगा पर्वत है। कौन पर्वत है? गिलगिट में यहाँ पे नंगा पर्वत, जिसको हम नागा पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे जो सिंधु नदी है ये यू आकार बनी, यानी कि शार्प, देखिए इस तरह से
शार्प पिन का निर्माण करें। शार्प पिन मतलब पिन, आल पिन देखें ना, किस तरह से, इस तरह से होता है, इस तरह से आती है नदियाँ और यहाँ पे शार्प पिन निर्माण करके और नीचे पाकिस्तान चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लेह जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो लेह जो है यहाँ पे सिंधु नदी के तट पे ही बसा हुआ है। अब सिंधु नदी समझ गए कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। अब बात करेंगे सिंधु की कुछ अब सहायक नदियों के बारे में। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे। देखिए सिंधु का एक सहायक नदी है झेलम, ये है झेलम। देखिए हम शॉर्ट नाम लिख देंगे यहाँ पे, झेलम। कौन सी नदी है, झेलम। झेलम जो है सो श्रीनगर में बेरीनाग जगह है। श्रीनगर में कौन सी जगह, बेरीनाग जगह। बेरीनाग, और बेरीनाग में शेषनाग झील है, शेषनाग झील। तो बेरीनाग में, श्रीनगर में कौन सी जगह है, बेरीनाग में शेषनाग झील है। तो शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है। और शेषनाग झील से निकलती है, ठीक कुछ दूर जाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती हुई चली जाती है। देखिए इस तरह से आ रही है और ये पाकिस्तान एरिया है और ये अपना भारत, इस तरह से आती है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ठीक, अब पाकिस्तान आते हैं तो मिलती कहाँ पे, तो डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है। झेलम जो नदी है डायरेक्ट आपको सिंधु में नहीं मिलेगी, ये आके चिनाब में मिल जाती है। ये नदी कौन है, चिनाब है, चिनाब। ठीक, ये आपका था झेलम। ठीक, अब कहाँ पे आके मिल गई, चिनाब में आके मिल गई। अब देखिए झेलम की जो नदी है उसी का पानी जाके कहाँ पे मिलती है, बुलर झील में जाके पानी चल जाती है। पूछिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी के पानी बुलर झील में गिरती है। बुलर झील पता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो कौन सी नदी का पानी बुलर झील में गिरती है, तो झेलम का ही पानी कहाँ पे गिरती है, बुलर झील में गिरती है। अब बात करेंगे झेलम के नीचे अब कौन आ जाता है, चिनाब। चिनाब जो है सो हिमाचल प्रदेश में निकलती है। देखिए एक ही नदी मात्र है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। अभी तक दोनों केंद्र शासित प्रदेश होगा, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। पहले क्या था, दोनों राज्य था। तो मात्र एक ही नदी है जो सिंधु नदी तंत्र में जो जम्मू कश्मीर से निकलते हैं। कौन नदी, तो झेलम नदी। सिंधु नदी तो आपको कहाँ, चाइना से निकल गया। अब जो बाकी की जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जिसमें से आपका पहला चिनाब आएगा। चिनाब जो निकलती है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, सुनिएगा बारालाचा दर्रा, बारालाचा, इसको बारालाचा ला दर्रा बोलते हैं, इसको सीधे याद रखिए, बारालाचा दर्रा। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। मैप देखिए, मैप के माध्यम से इसको ध्यान रखने की कोशिश की। ये किसका इलाका है पूरा, ये हिमाचल प्रदेश के इलाका है। ठीक, तो कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है और यहाँ पे कुल्लू और मनाली के बीच से बहते हुए कहाँ चले जाती है, तो ये डायरेक्ट चिनाब कहाँ चली जाती है, सिंधु में जाके मिल जाती है। बताएंगे सिंधु में कहाँ मिलती है। देखिए हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है और कुल्लू मनाली होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है और कहाँ मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। उसके नीचे आएंगे तो रावी नदी है। कौन, रावी, शॉर्ट लिख देते समझ आएगा। ये कौन सी नदी है, रावी नदी है। ठीक, तो रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये निकलती है रोहतांग दर्रा से। सतलज नदी कहाँ से निकली, बारालाचा दर्रा से। और रावी जो नदी निकलती है ये निकलती है रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, बताए थे, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी, और रोहतांग दर्रा से निकली और कहाँ पर आके मिल गई, चिनाब में आके मिल गई। आगे बात करेंगे तो ये नदी है ब्यास। कौन सी, ब्यास। रावी के बाद कौन सी नदी है, ब्यास। ब्यास भी निकलती है कहाँ से, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है, लेकिन ब्यास कुंड से, जगह का नाम एक कुंड है ब्यास कुंड, वहीं से निकलती है। रोहतांग दर्रा सबसे पहले निकलती है कहाँ से, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा में कहाँ, ब्यास कुंड कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कौन नदी है, ब्यास नदी। तो ब्यास कुंड में देखिए रोहतांग दर्रा से रावी और ब्यास दोनों नदी कहाँ से निकल जाती है आपको, रोहतांग दर्रा से, सतलज बारालाचा दर्रा से, और जो झेलम नदी है वो शेषनाग से निकल जाती है।
तो ब्यास कुंड, ब्यास कहाँ से, ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक। और आती है कहाँ पे मिल, देखिए ब्यास एक नदी, जितना भी नदी से सब कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई। ब्यास नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही रह जाती है और अदर कोई कंट्री नहीं जाती है। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में निकली और पंजाब में एक जगह है कपूरथला, कहाँ, कपूरथला, देखिए कपूरथला, कपूरथला में हरिके बैराज का निर्माण करते हैं। पूछे किस नदी को रोक के, किस नदी को रोक के सो हरिके बैराज का निर्माण किया गया, तो ब्यास नदी को रोक के कहाँ पे, यहाँ, और मिलती कहाँ पे, सतलज नदी में। ये कौन नदी है, सतलज, ठीक। सतलज नदी में इसको रोक के दिया जाता और हरिके बैराज का निर्माण किया जाता। कहाँ पे, पंजाब में, कौन सी बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज का निर्माण किया जाता। और इसी बैराज से एक नहर निकाली जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, पता है आपको। और कहाँ पे ले जाया जाता है, इस बैराज से होते हुए ये राजस्थान ले जाया जाती है। कौन सी नदी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। तो किस नदी को, ब्यास नदी को कहाँ पे मिला, सतलज नदी में, वहाँ पे रोक के किस बैराज का निर्माण किया जाता है, हरिके बैराज के, कौन जगह पे, पंजाब में कपूरथला के पास। और किसका निर्माण होता है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है जो कहाँ पे चली जाती है, पंजाब होते हुए राजस्थान लाया जाता है, ठीक। अब देखिए बात करें उसके नीचे कौन है, सतलज नदी। देखिए मैप के माध्यम से रखिएगा कौन सी नदी, इसका क्रम ही पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे नीचे कौन आ जाता है, सतलज नदी। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर से कहाँ, तो मानसरोवर एक झील है, राकसताल झील, कौन, राकसताल झील, ये निकल जाती है पहले, मानसरोवर में राकसताल झील, कौन है, तिब्बत सतलज, सॉरी चीन, यहाँ बारालाचा से चिनाब नदी निकलता था ना, हमने सतलज ले दिया, चिनाब यहाँ इसको निकला सतलज। चलिए एक बार हम इसको ब्रीफ देख लेते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर में, मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, भारत में सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है और निकलती कहाँ, नंगा पर्वत के पास, यानी कि गिलगिट के पास नंगा पर्वत में शार्प पिन का निर्माण करती है और कहाँ चला जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। लेह जो शहर है किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। बात करेंगे झेलम के, तो झेलम श्रीनगर में एक जगह है बेरीनाग, वहाँ पर एक झील है शेषनाग झील, शेषनाग से निकलती है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर बनाते हुए पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद नीचे कौन है, सिंधु, झेलम, चिनाब। चिनाब है जो कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। और ये भी कहाँ, ये डायरेक्ट चिनाब किससे मिल जाती है, सिंधु से मिल जाती है। उसके नीचे कौन है, रावी है, रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग, रोस रावी, रोस से रोहतांग, रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और उसके नीचे आते हैं तो ब्यास है, ब्यास एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत से निकलती है, भारत में ही रह जाती है। तो भारत में कहाँ से निकली, ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रा से निकली और कहाँ मिल गई, सतलज में मिल गई। जो दो नदी है जो अपने भारत से नहीं मिलती। अब देखिए सिंधु और सतलज दोनों कहाँ से निकलती है, तिब्बत यानी कि चीन से निकलती। एक नदी है झेलम जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। अब बाकी बात जितना भी नदी है यानी कि 3 नदी है, ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब ये जो 5 नदियाँ जहाँ पे मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं पंचनद। क्या, पंचनद। देखिए पंचनद। और जहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान जिस जगह पे मिलती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं मिठानकोट। क्या, मिठानकोट। जिस जगह पे मिला उसको हम लोग बोलते हैं मिठानकोट। और कराची होते हुए नदी सब कहाँ बह जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब देखिए पंचनद कहने क्या मतलब है। अब पता है पहले बोलते हैं पंच नदियों का राज हम किसे बोलते हैं, तो पंजाब बोलते। अभी जो बोलेंगे पंच नदियों का राज, तो अभी के हिसाब से पंच नदियों का राज नहीं था। पहले जो यानी कि बंटवारा से पहले जो अपना पंजाब था उस हिसाब से, यानी कि बंटवारा से पहले अभी तो पंजाब के कुछ हिस्सा पाकिस्तान को चल गया और कुछ हिस्सा अपने भारत के पास। इसलिए जो नदी है तो 5 नदी पंजाब से नहीं बहती है। बंटवारा से पहले जो अपना पंजाब था उस हिसाब से हम बोलते हैं पंच नदियों का राज्य कौन है, पंजाब। अभी हम नहीं बोल सकते, ठीक।
सॉरी, इसको रहने दीजिए। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। ये क्या था, उद्गम स्थान, और ये आपका हो गया नदी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिटा दे। देखिए, इससे पहले एक टर्म छूट गया था, पूर्ववर्ती नदी। क्या, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी, एक पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नदी जो हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी और अभी भी बह रही है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी। अब ये कौन सी बात, तो हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी और अभी भी बह रही है, यानी कि हिमालय से ही होकर अभी बह रही है, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। कहने का मतलब हुआ कि जानते हैं कि पहले जो हिमालय, अभी जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था, 33 सागर था। तो 33 सागर जो था, तो उसमें भूसैद्धांतिक सिद्धांत से पता है उसका किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि इस तरह से जो था, ये बीच में क्या था, ऊपर अंगारा लाइन, नीचे गोंडवाना लाइन, ठीक, और बीच में था 33 सागर। अब इसी में 33 भूसैद्धांतिक के सिद्धांत से इसमें जितना भी कंकर पत्थर मलबा था, सभी इसमें जो 33 सागर था, ये क्या है, 33 सागर, इसमें जो जमा हो गया और उसको उस 33 भूसैद्धांतिक सिद्धांत के अनुसार कहा गया, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जाने लगे तो बीच में क्या हुआ, यानी कि बलित पर्वत का निर्माण, जिसको हम हिमालय बोलते हैं। बलित मतलब क्या था, मोरदार पर्वत। तो मोरदार पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। अब हुआ था कि इसमें जो पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी पहले समझिए क्या पूर्ववर्ती नदी है, 3 है जो पूर्ववर्ती नदी है। कितनी पूर्ववर्ती नदी है, 3 पूर्ववर्ती नदी। कौन कौन, तो पहला आपका हो जाता है, इसको मिटा देते हैं, सिंधु, ठीक, दूसरा सतलज, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक। अब पूर्ववर्ती नदी बताए क्या मतलब होता है, जो पहले क्या बता, 33 सागर था, 33 सागर में ये जो नदियाँ थी 33 सागर में जाके मिल जाती थी, ठीक। अब जो बह रही थी नदियाँ तो जाके किससे मिले थे, 33 सागर में मिले थे। अब 33 सागर में क्या हुआ, 33 भूसैद्धांतिक के आधार पे वहाँ पे हिमालय का निर्माण। अब पहले यहाँ पे जैसे नदी था, अब आई इधर से नदी और यहाँ पे आके मिल गई, यहाँ आके यहाँ पर मिल जाती थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण होने लगा। अब जो नदी इधर से जो आ रही थी, अब जैसे नदी आ रही था, अब क्या करेगी, यहाँ से मुड़ तो पीछे तो मुड़ सकती नहीं है, अब पीछे मुड़ना भी नहीं चाहिए। अब इसने क्या किया, जो हिमालय का निर्माण हुआ था उससे इसको कोई मतलब था नदी का, इसने क्या किया, इसको काटते हुए आगे बढ़, यानी कि जिस रास्ते में थे, जिस दिशा में थी उसी दिशा में बहना स्टार्ट कर दी थी। तो उस हिमालय को काट के आगे बढ़ना स्टार्ट कर दी थी, इसलिए उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। यानी कि हिमालय के निर्माण से पहले बह रही थी और हिमालय के निर्माण भी हुआ तब पर भी वो अपने ही दिशा में उसी स्थान पे बहती चली गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी। तो टोटल कितना पूर्ववर्ती नदी है, 3 है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक। देखिए, अब जो तीनों नदियाँ थी, तो तीनों नदियाँ तो हिमालय के उत्थान से पहले बह रहे थे। अब तीनों जो बहेगी तो हिमालय का काट के बहेगी, तो तीनों ने गार्ज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, गार्ज, यानी कि जो बृहत हिमालय, पता बृहत हिमालय जो मेन हिमालय है हमको, सर्वोच्च हिमालय जिसको बोलते हैं, उस वहाँ पे क्या किया, गार्ज का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों नदियाँ 3 गार्ज का निर्माण करेंगी। गार्ज मतलब क्या, जहाँ पर जैसे समझिए, जैसे ये क्या है, समतल है, इस तरह से नदी इस पर बह रही है, ठीक। अब ये धीरे धीरे ऊँचा होना स्टार्ट हो गया। अब नदी जो आएगी क्या, इसको काटेगी, काट के आगे बढ़ेगी। जहाँ पे काटेगी वहाँ पे क्या करते हैं, गार्ज का निर्माण कर देती है। जो गार्ज होता है, गार्ज आई आकार का होता है, इस तरह से होता है, समझिए, इस तरह से गार्ज हो जाता है, ठीक। ये क्या है, गार्ज आई आकार, देखिए हल्का आई आकार का हो जाता है, गार्ज का निर्माण करती है। अब तीनों नदियाँ 3 गार्ज का निर्माण करेंगे। तो सिंधु जो नदी थी ये निर्माण करती है सिंधु गार्ज का, सिंधु गार्ज का। अब सिंधु गार्ज का निर्माण के कहाँ पे करेगी, तो ये गिलगिट के पास करते हैं। कहाँ पे, गिलगिट के पास करती है। सतलज है, सतलज करती है शिपकिला गार्ज का निर्माण। किसका, शिपकिला गार्ज।
शिपकिला गाज कहाँ पे करती है? अब सीधी सी बात, सतलज प्रवेश कहाँ पे करती है? हिमाचल प्रदेश में। तो शिपकिला गाज कहाँ पे निर्माण करती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, पी मतलब प्रदेश समझ लीजिएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा करते हैं दिहंग गाज के निर्माण। किसका? दिहंग गाज, दिहंग गाज। अब सीधी सी बात, ब्रह्मपुत्रा नदी जो मानसरोवर से निकल के जाती कहाँ पे? पहले अरुणाचल प्रदेश में जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में निर्माण करेंगे। दिहंग गाज कहाँ पर निर्माण करती है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि दिहंग गाज किस कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। शिपकिला गाज कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। और सिंधु गाज गिलगिट में बनाती है। ठीक, अब पूर्ववर्ती नदी समझ गए क्या होता है और क्या इसका कंडीशन है। अब देखिए समझते हैं। देखिए कुछ सिंधु की अपनी सहायक नदियाँ भी, ये जितना भी था ये सब क्या था? सिंधु की सहायक नदियाँ था, जिसको हम क्या बोलते थे? पंचनद बोलते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान के पठानकोट में। और कुछ नदी छोटे हैं जिसको पूरा तो हमको नहीं देखना, जो दो चार और जो महत्वपूर्ण है उसको हम देख लेते हैं। एक है जास्कर, जास्कर नदी भी और जास्कर पर्वत श्रेणी भी। ठीक, जास्कर। एक है सयोक, जास्कर हो गया, एक सयोक है। ठीक, और एक हो जाता है गिलगिट। गिलगिट कौन है? जास्कर, सयोक और गिलगिट। तो गिलगिट और सयोक जो है सब दाहिने तट से, दाहिना समझते हैं ये क्या है? दाहिना है, तो दाहिने तट से आके मिल जाती है सिंधु के। अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा थी हो जाएगा, समझिए यहाँ पे इस तरह से दाहिने पर तट पर आके कौन मिल जाता? सयोक और गिलगिट। कौन? सयोक और गिलगिट। और जास्कर है जो बाएं तट से मिलती है। कहाँ से? बाएं तट से मिल जाती है। अब जो देखिए ये क्या था? जास्कर था, शॉर्ट लिख देते हैं जास्कर। ये आपका हो गया सयोक और ये गिलगिट। सीधी सी बात, आगे कौन है? गिलगिट है, तो थोड़ा ये और आगे आ जाएगा, इसके थोड़ा और आगे कर देते हैं गिलगिट। ठीक, तो जास्कर, सयोक और गिलगिट किसके सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां। तो अब जो सयोक है, सयोक में एक नदी आके मिल जाती है जिसको नुब्रा बोलते हैं। कौन? जो सयोक है, अकेले सयोक नहीं, सयोक में एक और नदी आके मिल जाती है। देखिए सयोक है, सयोक में कौन नदी आके मिलती है? इस तरह से दे देते हैं, नुब्रा नदी आके मिल जाती है। और ये तभी कहाँ पे मिलती है? सिंधु में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद कौन आती है? गिलगिट। गिलगिट नदी, यहाँ गिलगिट नदी में एक नदी मिल जाती है जिसको बोलते हैं हुंजा। क्या? हुंजा नदी, हुंजा नदी। और ये कहाँ पर आ जाती है? फिर सिंधु में आ जाती है। और अगला कौन है? जास्कर। कहाँ तीनों मिल गई? सिंधु मिल गया। और बहुत सारी नदियाँ, काबुल है और कुछ नदियाँ हैं जिसको हमको पूरा बोले थे, पूरा जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी को हमको देखना है, और हमको उतना महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आप देख लेते। इसका पूछ दिया जाता, ये जो पंच नदियाँ हैं, जो भी हिमालय नदी, सिंधु नदी तंत्र में, इसका पूछ देते प्राचीन नाम। अभी वर्तमान नाम कुछ और, प्राचीन नाम इसका कुछ और था, इसलिए हम इसका वर्तमान नाम और इसका प्राचीन नाम देख लेते हैं। पहला देखिए क्या? झेलम है, झेलम। इधर लिख देते हैं वर्तमान नाम और इधर लिख देते हैं प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। झेलम है, झेलम अभी वर्तमान है, लेकिन प्राचीन नाम क्या था? झेलम का बीतस्ता। झेलम का प्राचीन नाम बीतस्ता नदी। झेलम के बाद कौन है? चिनाब। चिनाब, चिनाब के बाद कौन है? राबी। झेलम, चिनाब, राबी, बयास और सतलज। अब देखिए एक सेकंड, अब झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बीतस्ता था। चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब का नाम था अस्किनी।
अस्किनी। रावी का नाम था परुसनी, परुसनी नाम हो परुसनी हिंदी नाम हो सकता, थोड़ा मोड़ा इरर हो सकता, समझ आइए। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम परसुनी। व्यास के नाम था विपाशा, विपाशा, बॉस व्यास, बॉस विपाशा। और सतलज का नाम था सतुद्री, सतुद्री। ये क्या है? वर्तमान नाम और प्राचीन में पूछ दिया जाता है कि वितस्ता किसकी प्राचीन नाम है? तो झेलम की। अस्किनी किसकी है? चिनाब की। परसुनी किसकी है? तो रावी की। विपाशा व्यास की। और सतुद्री सतलज की प्राचीन नाम है। देखिए अब देख लेते हैं कुछ नदी की उसका जो लंबाई है कितनी है। तो सिंधु नदी है, सिंधु की लंबाई टोटल है, अभी अपडेटेड बोल रहे हैं, 3180 किलोमीटर। सिंधु की लंबाई टोटल कितना है? 3180 किलोमीटर, जिसमें से अपना भारत में जो सिंधु नदी बहती है वो 1114 किलोमीटर है। 1114 टोटल लंबाई सिंधु कितनी है? 3180 किलोमीटर। लेकिन जो भारत में जो नदी है, पता है टोटल भारत में तो बहती है, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ बहती है? पाकिस्तान में बहती है। तो भारत में कितना बहती है? 1114 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में बहती है। और सतलज इसकी जो सहायक नदी है, चिनाब देख लेते पहले। चिनाब की बात करेंगे तो चिनाब की जो लंबाई है टोटल ये 1180 किलोमीटर है। तो पूछेगा सिंधु की लंबाई कितनी? 3180 किलोमीटर, जिसमें भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर। और जो चिनाब की बात करेंगे 1180 किलोमीटर है टोटल लंबाई। सिंधु की सबसे बड़ी, देखिए लग रहा सिंधु की सबसे बड़ी कौन? सतलज, लेकिन सबसे बड़ी कौन है? चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब है, जो टोटल लंबाई कितना? 1180 किलोमीटर। जो अब इसकी सहायक नदी है जो बड़ी, उसी को ध्यान देना, अब छोटे मोटे को हमको देखना ना है। अब देख लेते हैं कुछ परियोजनाएं। क्या? कुछ परियोजना देख लेते हैं। देखिए जिसमें से सिंधु नदी पर एक परियोजना बनाएगी जिसको बोलते हैं नीम बाजगो परियोजना। नीम बाजगो परियोजना किस नदी पे है? सिंधु नदी पे है। एक है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल और उरी परियोजना ये किस पे है? तुलबुल परियोजना किस पे नदी पे है? और उरी परियोजना झेलम नदी पे है। झेलम नदी पे। अब देखिए एक है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, और एक है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। और एक है बगलिहार परियोजना। दुलहस्ती, सलाल और हाँ बगलिहार है, बगलिहार परियोजना। ये तीनों किस नदी पे है? तो चिनाब पर, चिनाब नदी पे। आप देखिए एक परियोजना है चमेरा, ये समझ गया। नीम बाजगो परियोजना किस नदी पे? सिंधु नदी पे है। तुलबुल या उरी परियोजना कहाँ? झेलम नदी पे है। दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार कहाँ पे? चिनाब नदी पर है। एक है आपको चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना। पूछेगा चमेरा परियोजना किस नदी पे है? तो रावी नदी पे। कहाँ पर है? तो रावी नदी पे है। ठीक। अब देखिए एक दो और देख लेते हैं। एक है पोंग परियोजना, पोंग परियोजना। पूछेगा पोंग